बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब मेरी शादी होने लगी, यानी मेरे रिश्ते की बात चलने लगी, मेरे ताया ने हमें मना किया कि जिस शख्स से तुम लोग रिश्ते की बात कर रहे हो वो घराना ठीक नहीं है। अब्बा ने कहा कि आप हर बार ऐसा ही कहते हैं। मेरी अपनी बेटी की उम्र निकलती जा रही है, मैं उसे घर बिठा कर नहीं रख सकता, सो मैं ये रिश्ता अब हर सूरत करूँगा। तायापा ने हमें समझाया कि बेटी की उम्र जाने का ये मतलब नहीं कि उसे किसी भी शख्स के साथ ब्याह दो और उसका किरदार भी न देखो। खैर, अब्बा ने मेरी शादी कर दी। सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अम्मा ने मुझे जो नसीहत की थी उसमें ये बात बहुत अहम थी कि हर मर्द से मैं फासले पर रहूं, चाहे वो मेरा देवर हो या फिर मेरे शौहर का कोई दोस्त या भाई वगैरह, क्योंकि देवर और भाभी का रिश्ता आग की तरह होता है जिसे सिर्फ हवा देने की जरूरत है। इस रिश्ते को जितनी ज्यादा नजाकत से रखा जाए उतना ही बेहतर है। मैंने अम्मा की बात पल्लू से बांध ली थी, मगर मैं दिल ही दिल में ये भी जानती थी कि अम्मा खासी तंग नजर वाक़ई हुई हैं। वो हर किसी के बारे में ऐसी ही बातें करती थी, हत्ता कि मैं अपने भाई से भी जब ज्यादा खेलती कूदती तो वो मुझे मना करती। सो मुझे अम्मा की बातों पर ज्यादा संजीदगी से यकीन नहीं था। मैंने अम्मा से कह दिया था कि मैं ऐसा ही करूंगी जैसा आप चाहती हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में ना ही मेरी सास थी और ना ही नंद, बस मेरा शौहर अपने छोटे भाई के साथ रहता था। दरअसल ये लोग गांव से दूर शहर में रहते थे। भाई हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाता था, जबकि बड़ा भाई यानी कि मेरे शौहर नौकरी के सिलसिले में शहर में रहते थे, जबकि शौहर का बाकी खानदान गांव में रिहाइश पजीर था। अम्मा ने इस रिश्ते की यही खूबी देखकर मुझे ब्याह दिया चाहती है कि ससुराल में ज्यादा लोग उसे तंग करने के लिए ना हों। जितने कम लोग उतनी ही खुशहाल लड़की अपनी जिंदगी में हो पाती है, मगर ऐसा घर किसी किसी को ही मिलता है। जबकि अब मैं कहती हूँ ऐसा घर कोई नियामत नहीं बल्कि जहमत है, क्योंकि ऐसे घर में औरत को ज्यादा संभल कर रहना पड़ता है कि उसकी मदद के लिए और देखभाल के लिए भी कोई दूसरा मौजूद नहीं होता। खैर से मेरी जिंदगी जब शुरू हुई, मैंने अम्मा की नसीहतों को पसे पुश्त डाल दिया था। बल्कि शादी की रात जब मैं घूंघट रखे बैठी थी और अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, कमरे का दरवाजा खुला। एक 15-16 साल नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। नौजवान बहुत खूबसूरत और शरारती सा लग रहा था, मुझे बिल्कुल अपने छोटे भाई जैसा लगा। उसे देखते ही मैंने उसको सलाम किया। वो यकीनन मुझसे मिलने आया था और शायद मेरे शौहर का कोई रिश्तेदार था। वो मेरे पास आकर बैठ गया, बोला कि मुझे एक भाभी का शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि मैं और भाई यहाँ अकेले रहते हैं। हमारे लिए ये घर औरत के बगैर बहुत सुनसान और वीरान है। अपने देवर की बात सुनकर मैं समझ गई थी कि शौहर का इससे क्या रिश्ता है, मगर अगली बात जो उसने की वो मुझे हैरान करने के लिए काफी थी। कहने लगा, आप मेरे भाई के साथ खुश तो है ना? क्या मतलब? जाहिर है मैं खुश हूँ, ऐसा घर किस्मत वालों को मिलता है। मैंने मुस्कुराते हुए अपना असल मायने छुपा कर कहा था, ये बात तो है भाभी, चलिए मैं आपकी तस्वीरें बनाता हूँ। मेरे देवर ने कहा और फौरन से जेब से मोबाइल निकालकर मेरी तस्वीर बनाने लगा। मैं उसकी मोहब्बत और मुरव्वत देखकर इनकार नहीं कर सकी। मैंने भी फौरन खड़े होकर तस्वीर बनवाई। बोला, अब आप खिड़की की तरफ जाएं, मैं आपकी और तस्वीरें बनाता हूँ। उसकी मासूमियत पर मुझे हंसी आ गई। वो जैसा कहता गया मैं वैसा ही करती गई। अब मैं खिड़की के पास दरवाजे के पास खड़ी होकर तस्वीरें बनवाती और वो खुश होकर तस्वीरें बनाता जाता। यहाँ तक कि उसने 10-20 तस्वीरें बना ली तो खुश हो गया। कहने लगा, हम इन्हें यादगार के तौर पर संभाल कर रखेंगे। उसने मुझसे हर तरह की तस्वीर बनवा ली थी। मैं भी खुश हो गई। फिर मेरे करीब आकर बोला, भाभी आपको एक बात कहूँ? हाँ कहो, क्या बात है? मैंने परेशानी से पूछा। भाई हैं तो बहुत अच्छे, मगर वो ना मुझ पर पाबंदियां लगाते हैं, शक करते हैं, तो आप उन्हें ये मत बताइएगा कि मैंने आपकी तस्वीरें बनाई हैं, वरना वो मुझे ही गर्दन से पकड़ेंगे, कहेंगे कि तुमको मैंने पढ़ाई के लिए यहाँ लाया था और तुम किन कामों में पड़ गए हो। आप तो जानते हैं भाई की शादी काफी लेट हुई है, ऐसे लोग तो वैसे भी बीवी के लिए तरसे होते हैं।
उस छोटे बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर मेरा मुंह खुली का खुला रह गया। ये तुम कैसे ऐसा नहीं कहते, बड़ों के बारे में तमीज से बात करते हैं। हाँ भाभी, मैं तो तमीज से ही बात करूंगा, मगर एक बात तो सच है, उसने दोबारा कमरे में मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सच तो ये है कि भाई कमाते भी बहुत कम हैं। हो सकता है वो आपको खुश न रख पाए। मेरी नसीहत तो यही है कि आप भाई के साथ जरा संभल कर रहिएगा। उनको अपनी फरमाइशें बता बता कर तंग मत कीजिएगा, वरना हो सकता है कि वो आपके लिए ज्यादा चीजें कर ना पाए। जितनी हो सके बचत करना, वरना मेरे भाई हाथ उठाने से भी बाज नहीं आते। एक बार तो अम्मा को भी खर्चे के लिए हाथ उठाया था। मैं अपने देवर के मुंह से ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। मेरा दिल बैठ गया। सोचा कि जब छोटा भाई बड़े भाई के बारे में ये ख्यालात रखता है तो और उस शख्स के किरदार का क्या ही हाल होगा। मेरी परेशानी देखकर वो हंसकर बोला, लेकिन आपको फिक्र, इस घर में आपका भाई जैसा देवर भी है। आपको जो भी चीज चाहिए हो आप बिला झिझक मुझे कह दीजिएगा। उसने बड़ी सादतमंदाना लहजे में कहा। मैं भी खुश हो गई। चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। वैसे भी मेरा भाई बहुत छोटी उम्र से मदरसे पढ़ने चला गया था। मुझे छोटे भाई का प्यार आज तक देखने को नहीं मिला था। मैं अपने देवर से बहुत खुश थी। हाँ, मगर उसकी की हुई बातें मुझे थोड़ी अजीब लगी थी। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर आ गए। उन्होंने भी अपने छोटे भाई आसिर का जिक्र किया। कहने लगे वो बच्चा है, अगरचे थोड़ा बिगड़ा हुआ है क्योंकि बचपन में ही अम्मा गुजर गई थी। उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो अपनी माँ के बगैर पला बढ़ा है। तुम उसे माँ जैसा प्यार दोगी तो वो तुमसे अच्छा सलूक करेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। यूं तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं भी खुश थी कि चलो कैसा घर मिला है जहाँ प्यार मोहब्बत से रहना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, वरना तो सास और नंदों के झुरमुट में अजाब हो जाती है। मैंने अगले दिन से अपने घर का काम संभाल लिया क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी। सबकी जिम्मेदारी मुझे ही उठाना थी। शौहर सुबह सवेरे नौकरी पर जाते। इन्होंने शादी के लिए 3 दिन की छुट्टी ली थी, मगर वो सुबह नाश्ता करने के आदी थे। वो सुबह जाकर हलवा पूरी ले आए। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने हाथ से पराठे बनाए तो वो खुश हुए थे। आज से मेरी नई जिंदगी का आगाज हो गया था। दिन का वक्त था। मुझे रात के खाने की तैयारी भी करना थी। अम्मा के घर में भी मैं इसी बात की आदत थी कि खाना मैं वक्त से पहले बना लेती। मुझे शाम को बिरयानी बनानी थी। ये मेरा पहला दिन था। मैं चाहती थी मैं अपने शौहर के लिए कुछ अच्छा पकाऊं, जिसे खाकर इन्हें भी मालूम हो कि मैं कितनी अच्छा खाना पकाती हूँ। मैंने मसाले लेने देवर को घर से बाहर भेजा। थोड़ी तकदो के बाद वो चला गया। थोड़ी देर के बाद वो आया तो आसिफ छत पर किसी काम से गए थे। मैं किचन में मसरूफ थी। बाहर आई तो देखा आसिर हैरान परेशान खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने हाथ में मसाले पकड़ रखे थे, मगर चेहरा अजीब सा बिखरा बिखरा लग रहा था। बालों पर मिट्टी थी और वो परेशान भी बला का था। उसे देखकर मैं भी हैरान हो गई। क्या हुआ आसिर, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? किसी ने कुछ कहा है? बस भाभी, क्या बताऊं। वो सर पकड़कर बैठ गया। भाई तो इसीलिए मसाले लेने बाहर नहीं जाते क्योंकि इन्होंने हर दुकानदार से उधार ले रखा है। ऊपर से इनकी कुछ शोहरत ऐसी है कि जो भी दुकानदार मुझे देखता है यही कहता है कि ये उस लफंगे आसिफ का भाई आया है, इसे कुछ मत देना, ये वापस नहीं करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा। बस यही सुनकर तो मेरा दिमाग घूम जाता है। बड़े भाई हैं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। खामोश रहता हूँ कि कहीं मामला बढ़ न जाए। ये बात कहकर वो मुंह बसोरे अंदर चला गया। मैं हैरान थी कि आखिर आसिफ बारे में कोई ऐसी बात कर भी क्या सकता है, मगर मैं इस घर में नई आई थी। आसिफ तो उन्हें बहुत अरसे से जानता था। हो सकता है कि ये सब नाटक किया गया हो। पापा ने तो बताया था कि आसिफ एक अच्छी नौकरी पर अपनी अच्छी तनख्वाह से गुजारा करते हैं, जबकि यहाँ के हालात कुछ और थे। खैर, मैंने सोचा कि आसिर की बातों पर यकीन करने से बेहतर है मैं रफ्ता रफ्ता खुद ही इस बात की तह तक पहुंच जाऊंगी। अगर तो आसिफ ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है तो मैं उनकी बाकी बातों पर भी यकीन नहीं करूंगी। अभी बात आगे नहीं बढ़ी थी। मैं तलाक भी ले सकती थी, अलहदगी भी हो सकती थी। मसला नौकरी का नहीं था, मसला इस बात का था कि मुझसे झूठ बोला गया था। मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैंने दिन ब दिन
अपने शौहर पर नजर रखना शुरू कर दी थी, मगर आसिफ सुबह 8 बजे जाते और शाम को जल्दी ही घर वापस आ जाते। उन पर शक करने वाली कोई बात नहीं थी। देवर ने मुझसे कहा था मैं उनसे कुछ चीज मांग कर देखूं, मगर वो भी वो वक्त पर ही ले आए थे। अब मेरे पास शक करने की कोई गुंजाइश बची नहीं थी। मुझे लगा शायद आसिर ने जज्बाती होकर ऐसी बातें कही हैं। बाज़ औक़ात छोटों के दिल में बड़ों के लिए मैल आ ही जाता है, क्योंकि आज तक आसिफ ने आसिर के बारे में कोई मनफी बात नहीं की थी। वो हमेशा अपने भाई का नाम मोहब्बत, शफकत और इज्जत से ही लेते थे। फिर न जाने क्यों आसिर अपने भाई से बहुत बदगुमान था। बहरहाल मैं खामोश हो गई। अगले दिन की बात है, मैं सहन में खड़ी झाड़ू लगा रही थी कि आसिर इसी तरह सहन में आ गया। बोला, आसिफ भाई कहाँ हैं? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। क्यों, अब क्या हुआ? मैंने हैरत से पूछा। आज भी आसिफ भाई ने किसी लड़की को छेड़ा है। उसके भाई मुझसे आकर बातें कर रहे थे। आप ही बताएं भाभी, मैं कहाँ जाऊं? उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान थी कि वो ये बात क्यों कर रहा है, जबकि आसिफ तो पूरा दिन घर में ही नहीं होते थे। कि घर का दरवाजा खुला और आसिफ घर में दाखिल हुए। क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों खड़े हो? कोई बात नहीं थी भाई, बस वैसे ही भाभी से बातें कर रहा था। आसिफ ने घबराते हुए कहा, नहीं, ये बातें नहीं कर रहा था, बल्कि बता रहा था कि आपने आज फिर किसी लड़की को छेड़ा है और इस वजह से आसिर से लड़के आकर तरह तरह की बातें करते हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आसिर ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैंने भी सोचा अच्छा मौका है, अपने देवर से इस बात की तफसील तो सुनूं। आखिर ये सच है या झूठ? क्योंकि आसिफ बज़ाहिर तो बहुत अच्छे, शरीफ और नफीस इंसान नजर आते थे। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो इतने ही बुरे, बदकिरदार और कंजूस कंगाल निकले? आखिर को मैं अपने शौहर की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करती? मैं चुप रहने वाली तो नहीं थी। आसिफ बार बार मुझे इशारा करता कि चुप रहें। बिलाखिर जब मैं चुप न हुई तो उसने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। बोला कि भाभी खुद मुझसे ये बातें करती हैं कि आप उसे खर्चा नहीं देते। मैं आसिर का मुंह देखने लगी। आसिर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? मैं हैरान खड़ी आसिर से पूछ रही थी, जबकि भूल गई थी कि आसिर के साथ आसिफ का खून का रिश्ता है। मैं तो 2 दिन पहले इस घर में ब्याह कर आई थी। फिर क्या था? आसिफ ने मुझ पर यकीन नहीं किया और आसिफ ने वो इल्जाम लगाए कि मैं सुनती ही रह गई। बोल कुछ नहीं पाई थी, क्योंकि इतने घिनौने इल्जाम शायद किसी अजनबी ने भी मुझ पर लगाने का सोचा भी ना हो, जितने कि आसिफ ने लगा दिए थे। वो आसिफ से कहने लगा कि मैं उसकी हमदर्दियां बटोरने के लिए उसे तरह तरह के किस्से सुनाती हूँ, अपनी मजलूमियत की बातें करती हूँ, ताकि वो मजबूर होकर मुझे हमदर्दियां दे और मेरे लिए मुख्तलिफ चीज़ें ला कर दे। आसिफ ने यहाँ तक कह दिया कि वो मुझे मुख्तलिफ तोहफे ला कर देता रहा है और ये भी कि मैं उसे खुद भी मंगवाती रही हूँ। ये बात मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैंने अपने शौहर के सामने ही आसिर के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। मैं अभी कुरान पर हाथ रखकर कह सकती हूँ कि जो तुमने बोला वो बिल्कुल झूठ बोला। मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह समझा, मगर तुम तो आस्तीन के सांप निकले। तुमने मुझसे क्या बातें की और अब तुम मोमिन बन रहे हो। मेरी बात पर आसिर रोने लगा। अपने चेहरे पर हाथ रखे वो भाई की तरफ देखने लगा तो आसिफ मुझे बाजू से घसीट कर अंदर ले गए और फिर कहने लगे, आसिफ माँ बाप के बगैर पला बढ़ा है। मेरी सौतेली माँ ने भी उस पर बहुत जुल्म किए हैं। मैं नहीं चाहता कि अब तुम भी उस पर उतने ही जुल्मों से तुम करो। वो छोटा बच्चा है, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम उसे अपने जाल में फंसाती रही और उसे वरगलाती रही। बस सिवाय हैरान होने के मैं और कुछ नहीं कर सकी। थोड़ी देर के बाद मैं ये बात भूल चुकी थी, क्योंकि मुझे घर के और भी काम करने थे, मगर इस बात ने जो मुझे सबक दिया था वो मैं हरगिज नहीं भूली थी। मैंने सोच लिया कि मैं आइंदा कभी भी आसिर की बात पर न ही यकीन करूंगी, न उससे ज्यादा बातचीत करूंगी, बस एक फासले पर रहूंगी। मगर ऐसा कभी होना था। मैंने जब से फासला रखना शुरू किया था, आसिर मुझे ऐसे निगाहों से देखता जैसे खा जाएगा। एक दिन आसिफ के घर से जाने के बाद बोला, मैं तुमसे ऐसा बदला लूंगा शाहीन कि तुम तड़पती रह जाओगी, तुम कहीं की नहीं रहोगी और तुम देख लेना, मैं अपने थप्पड़ का बदला कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जमाने भर में जलीलो रस्वा करूंगा। तुम्हारा भाई क्या, तुम्हारा बाप भी तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा, और शौहर उसको तो तुम भूल ही जाना। ये कहकर वो घर से निकल गया।
मैंने सोचा था मैं हर तरह से मोहतात रहूंगी, मगर अगली ही रात वो हो गया जो मैंने सोचा भी नहीं था, और मेरी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। हुआ यूं कि रात के तकरीबन 2 बजे मुझे सख्त प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए उठी। जग में पानी नहीं था, हालांकि मैं हर रोज पानी पी। उस दिन पानी न था। मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि रात के वक्त कमरे से निकलना मुझे बहुत खौफनाक लगता था। एक तो इस घर में रोशनी भी बहुत कम थी। रात के वक्त मुकम्मल अंधेरा छा जाता, मगर प्यास इतनी लगी थी कि सोचा बाहर चली ही जाऊं, वरना रात भर नींद नहीं आएगी। यूं ही जागती रहूंगी तो फायदा ना होगा। यही सोचकर कमरे से बाहर कदम रखा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसी वक्त छलांग की आवाज आई और फिर घर में शोर सा मच गया। एक ऐसी हलचल जिसने मुझे हवास बाख्ता कर दिया। मैं बाहर की तरफ भागी और उतने में मेरे कमरे का दरवाजा खुला। आसिफ बाहर आए। आसिफ ने जल्दी से सहन में रोशनी कर दी, और यूं मेरे सामने हकीकत ऐसी खुली कि मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी। सहन से एक लड़का भागा और दीवार फलांगता हुआ दूसरी तरफ चला गया। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये कौन था? भाई, देख लिया आपने, देख लिया अपने अंधे भरोसे का अंजाम। भाभी पहले दिन से ही किसी लड़के से मिलती रही है। ये देखो तस्वीरें, मैंने इन्हें खुद रंगे हाथों पकड़ा है। ये कहकर आसिफ ने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए, और फिर देखते ही देखते आसिफ के चेहरे का रंग बदल गया। इन्होंने खड़े खड़े मुझे तलाक दे दी। मैं तो सोच नहीं सकती थी कि आसिफ इतने भी संगदिल निकलेंगे। मेरी आंखों में आंसू थे। अम्मा अब्बा ने मुझे किस मान से ब्याह कर भेजा था, और मैं कितनी जलील रुसवा होकर यहाँ से जा रही थी। लेकिन भाई, आसिफ का यकदम जैसे मूड ही बदल गया हो। आपने देखा, ये लड़का छोटा सा था, बिल्कुल कम उम्र। ये तो मुझसे भी कम उम्र लगता था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आसिफ ने कहा। क्या पता वो शरारत करके आया हो। तो फिर ये तस्वीरें? आसिफ हैरत में थे। तस्वीरों का क्या है भाई, ये तो मुझे किसी ने भेजी थी। लगता है कि किसी ने इन तस्वीरों को भाभी के खिलाफ इस्तेमाल किया है। अब वो अफसोस करने लगा, हमदर्दियां समेटने लगा। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। ये देखें, हाथ तो भाभी से नहीं मिलते, उसने कहा, और आसिफ को तस्वीर दिखाने लगा। मैं हैरान थी कि आखिर अब वो क्या चाहता है। अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगी थी। रात के वक्त घर से बाहर तो नहीं निकल सकती थी, मगर अब इस रिश्ते में तो वो मान नहीं रहा था, सो मुझे अपने बाप के घर वापस जाना था। तभी आसिफ आकर मेरे पास खड़े होकर माफी मांगने लगे। देखो, ये बात अभी किसी को नहीं पता। तुम मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा। माफ कर दो कि मैंने तुम पर शक किया। अब आपको कैसे मेरे किरदार पर यकीन आ गया? मैंने रोते हुए पूछा। सिर्फ इसलिए कि आपके भाई ने मेरे किरदार की गवाही दी है। जब मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तब आप कहाँ थे? तब आपको जरा रहम नहीं आया? कुरान की कसम पर भी यकीन नहीं था जो आपने मुझ पर इतना घिनौना शक किया। मगर अफसोस, न शक किया, मगर अफसोस, अब तो हमारे मिलन की कोई राह बाकी नहीं। हम जिंदगी भर मिल नहीं सकते। अब जो भी कर ले, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। अब हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। मैं ये कहकर अंदर कमरे में आई, तब खुदा जाने क्या हुआ। आसिफ आकर मेरे पांव पड़ गए और बोले, मैंने इस मसले का हल भी सोच लिया है। बस तुम माँ बाप को ये बात मत बताओ। मैं तुम्हें पूरी इज्जत और वक़ार के साथ रखूंगा। यहाँ से तुम मत जाना, वरना हमारी जिंदगियां किसी और समत निकल जाएंगी। आसिफ रोने से लगे थे तो मुझे भी उन पर तरस आ गया। मैंने अपनी इद्दत वहीं मुकम्मल की थी। उसके बाद मेरा निकाह आसिर से वक्ती तौर पर कर दिया गया, मगर मैं क्या जानती थी ये मेरी जिंदगी का तारीख बाब होगा। निकाह के वक्त ही आसिफ गायब हो गया। वो बस कागज पर दस्तखत करके मुझे अपना बनाकर हमेशा के लिए घर छोड़कर जा चुका था। घर छोड़ने के साथ उसने एक खत भी लिखा था, जिसमें वो ये कह रहा था कि उसने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे इंतजार की सूली पर हमेशा के लिए लटका दिया है। अब वो घर वापस नहीं आएगा। उसने अपने सारे कागजात मुकम्मल कर लिए हैं। नौकरी के सिलसिले में वो दुबई जा रहा है। वो मुझे तलाक कभी नहीं देगा। ये पढ़कर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं इंतजार की सूली पर लटकने के लिए जैसे तैयार तो हो चुकी थी, मगर मेरे होशो हवास उड़ चुके थे। समझ नहीं आता जिंदगी में क्या करूं। इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं। अभी तक मैं
कश्मकश की सूरत हाल में मुब्तला हूँ, जबकि आसिफ भी दिन रात अल्लाह से दुआएं करते हैं कि ये मामला किसी तरह हल हो जाए। अब आप ही बताएं, ऐसी सूरत हाल में एक औरत को क्या करना चाहिए, और मेरी जगह अगर आपकी बेटी बहन होती तो आप क्या करते? आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।